नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और देश दुनिया की खबरों से रूबरू हो रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही प्रासंगिक और बहुत ही बढ़िया और बहुत ही रुचिकर टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो आए दिन आप लोगों के समक्ष रहता है। आए दिन आप लोग उस पर बात करते रहते हैं। वो टॉपिक कौन सा है? वो टॉपिक है सामाजिक राजनीतिक दर्शन का, और उस टॉपिक का नाम है अपराध एवं दंड। अपराध एवं दंड, उस टॉपिक का नाम क्या है? किसका है? सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी का। वो टॉपिक कौन सा है? अपराध और दंड। अर्थात किसको हम अपराध कहेंगे, किसको हम अपराधी कहेंगे, और उसको किस प्रकार से दंड दिया जाना चाहिए, उसको पनिशमेंट कैसे दिया जाना चाहिए। पनिशमेंट, उसको क्राइम किया है तो उसको पनिश कैसे किया जाना चाहिए। एक हम कहानी सुनाते हैं दोस्तों। वो कहानी कुछ ऐसी है कि एक गांव में कुछ लोग, बहुत सारे लोग रहते हैं। गांव में तो रहते ही हैं लोग, जैसे कि कितने लोग रहते हैं, 4000, 5000, 2500, 3000। तो वहां पर एक ना गाय चोरी हो गई थी किसी की। क्या चोरी हो गई थी? गाय चोरी हो गई थी। तो जब गाय चोरी हो गई थी, एक समाज में गाय चोरी हो गई थी, तो उस चोर को पकड़ के लाया गया जिसने गाय चुराई थी। अब दिक्कत ये थी कि भैया गाय तो चुराई है, चोर भी मिल गया, गाय भी मिल गई। अब क्या किया जाए? इसको माफ कर दिया जाए, है ना। इसको माफ कर दिया जाए, क्योंकि जिसने गाय चुराई वो अपराधी भी मिल गया, चोर भी मिल गया और गाय भी मिल गई। किसी का बहुत बड़ा नुकसान तो हुआ नहीं, तो इससे बहुत ज्यादा क्षति तो हुई नहीं। तो क्या किया जाए? इसको माफ कर दिया जाए। लेकिन फिर सोचा यार माफ कर दिया जाए तो कोई दूसरा भी गाय चुरा लेगा, और दूसरा गाय चुराएगा तो फिर ये सिस्टम तो आगे भी बढ़ता चला जाएगा। और इस प्रकार तो जो दंड का सिद्धांत है और जो व्यवस्था है समाज में, वो अव्यवस्थित हो जाएगा। समाज में अव्यवस्था आ जाएगी, इस प्रकार की आपराधिक गतिविधियां घटने लगेंगी। तो फिर वहां पे क्या कंसेप्ट निकल के आया? उसको अपराधी को सजा देनी ही चाहिए। तो अपराधी को सजा देनी ही चाहिए। तो बोले अपराधी को क्यों सजा देनी चाहिए? बोले अपराधी ने अगर अपराध किया है तो उसको इसलिए सजा देनी चाहिए कि कोई दूसरा व्यक्ति अपराध ना करे। हम आपको इसलिए सजा नहीं दे रहे कि आपने गाय चुराई, हम आपको इसलिए सजा दे रहे हैं कि दूसरा व्यक्ति कल को किसी दूसरे की गाय नहीं चुराए। राइट ना? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब हम लोग दो बहुत प्यारे प्यारे सिद्धांतों को समझने का प्रयास करते हैं कि अपराध क्या होता है, अपराध आखिर होता क्या है। तो पहली बात तो समाज विरोधी गतिविधियां कुछ भी सामाजिक परिभाषा या समाज शास्त्र के अनुसार समाज विरोधी कोई भी काम करना अपराध ही है। नैतिक पर्सपेक्टिव से जो नहीं किया जाना चाहिए वो करना अपराध है। कानूनी प्रक्रिया के दृष्टिकोण से जो प्रचलित कानून है उनका उल्लंघन करना ही अपराध है। दो शब्द यहाँ पे और समझने वाले हैं दोस्तों, अपराध और पाप। तो अपराध और पाप को हम यहाँ लिखे हुए हैं, ये देखिए। अपराध क्या होता है? मान के चलो, अपराध एक वैधानिक पर्सपेक्टिव है, अर्थात किसी कानून का उल्लंघन जब हम करते हैं तो वो व्यक्ति अपराधी हो जाता है। उसके लिए पूरा प्रोसेस चलता है, पुलिस आती है, फिर न्याय व्यवस्था होती है, फिर वहां पे केस चलता है, वहां मुजरिम होता है, जज होता है, वकील होता है, गवाह होता है, पूरा प्रशासनिक तंत्र होता है। तो वो अपराध है। अपराध एक कानूनी संकल्पना है। अपराध जो कानून है उसका उल्लंघन करने पर अपराध होता है। अपराध के लिए पुलिस है, न्याय व्यवस्था है। अपराध होने पर राज्य द्वारा दंड दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है? अब प्राचीन परंपराएं थी, मान के चलो राजा होता था, है ना, मंत्री होते थे, तो वहां कुछ ऐसा गलत हो जाता था, सामाजिक गतिविधि कोई विरुद्ध काम हो जाता था, तो राजा क्या करता था? तुम्हें दीवार में चुनवा दिया जाएगा, है ना। बोलता था कि चलो दीवार में बड़े बड़े गड्ढे कर दो, इनको इधर ही चुनवा दो कि कल को कोई व्यक्ति अपराध ना करे, है ना। अभी आप साइड देखना दोस्तों, पसीना में भीग जाएगी धीरे धीरे। तो ये देखो, अपराध होने पर राज्य द्वारा दंड दिया जाता है। अब होता है पाप। अब अपराध और पाप में क्या अंतर है? देखो, पाप एक नैतिक मान्यता है, अर्थात जो नहीं किया जाना चाहिए वो जब हम करते हैं वो पाप होता है। जैसे एक नैतिक अवधारणा है, लेकिन अपराध जो नहीं किया जाए, जैसे बहुत सारे लोग चोरी करते हैं, लेकिन हमेशा चोरी करते हुए पकड़ा जाता है कि नहीं पकड़ा जाता, लेकिन उसके अंदर एक पश्चाताप का भाव तो आता है। मान के चलो चोर जो है चोरी करने गया, उसने चोरी कर भी ली, गाड़ी चुरा ली, मोटरसाइकिल चुरा ली, कुछ भी चुरा लिया, कुछ भी उसने ऐसा किया जो चोर करता है। जब उसने ऐसा किया तो पुलिस ने उसको पकड़ तो लिया नहीं, वो तो ढूंढ रही है, लेकिन उसको अंदर से अपराध बोध हो रहा है, उसको अंदर से पश्चाताप हो रहा है। ये है नैतिकता का भाव। तो इसमें उसने
चोर को पुलिस ने पकड़ा नहीं, लेकिन उसको अपराध बोध हो रहा है, और उस अपराध बोध जो उसको हो रहा है उसकी सजा कौन देगा? उसकी सजा, क्योंकि कोई कहते हैं ना कि ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, वो सब कुछ देख रहा है, तो उसकी सजा देगा ईश्वर, पाप की सजा देगा ईश्वर। पाप में उसको दंड नहीं मिल रहा है क्योंकि उसको अपराधी पकड़ा नहीं गया है, चोरी उसने कर ली है। कहते हैं ना कि तुम 1 बार 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार चोरी करोगे, एक न एक दिन पकड़े ही जाओगे, लेकिन 10 बार तो वो नहीं पकड़ा गया ना। जब 10 बार उसका नहीं पकड़ा गया तो उसका हौसला और बढ़ा, लेकिन उसके अंदर एक रिग्रेट का भाव आता है, पश्चाताप का भाव आता है होगा। तो जो इसकी जो पाप की सजा है वो ईश्वर देता है। कौन देता है? ईश्वर देता है। ईश्वर कहते हैं ना द डे ऑफ जजमेंट, जजमेंट का दिन आएगा। इस्लाम धर्म में कहा जाता है द डे ऑफ जजमेंट, जजमेंट का दिन आएगा, न्याय का दिन आएगा। हिंदू धर्म में कहा जाता है स्वर्ग नरक की बात की जाती है, तुम्हें नरक भेजा जाएगा, तुम्हें इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाएगा। ईसाई धर्म में भी ऐसे ही कहा जाता है कि तुम्हें नरक भेजा जाएगा, तुम्हें इस तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा, है ना, ये कढ़ाई में, खोलती कढ़ाई में तुमको फेंक दिया जाएगा, भूंजा जाएगा, या फिर तुम्हें क्या बोलते हैं कि गंदे नालों में जाकर के फेंक दिया जाएगा, है ना। इस प्रकार की सजा देगा कौन? ईश्वर। तो पाप में सजा कौन देता है? ईश्वर। अपराध में सजा कौन देता है? कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था सजा देती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। हम लोग 2 चीजें सीख गए कि अपराध हुआ है तो व्यक्ति को दंड देना जरूरी है। अगर उसको दंड नहीं देंगे तो वो अपराध की पुनरावृत्ति करेगा, इससे समाज का नुकसान होगा, इससे राष्ट्र का नुकसान होगा। इसलिए एक दंड व्यवस्था बनी हुई है, दंड प्रक्रिया संहिता, है ना, हमारी बनी हुई है, इंडियन पेनल कोड, उसके अनुसार पूरा प्रोसेस है। तो स्टार्टिंग में सोचो कि ये व्यवस्था बनाई क्यों गई? क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, मनुष्य समाज में रहता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य गलतियां करता है, मनुष्य जब अपनी इच्छाओं के वशीभूत हो जाता है तो वो करता है जो असामाजिक गतिविधियां होती हैं। तो उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए कुछ सिस्टम तो होना चाहिए, समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई सिस्टम तो होना चाहिए। उस सिस्टम में व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित किया गया, अर्थात समाज प्राथमिक है। समाज की सुरक्षा के लिए व्यक्ति की आहुति देनी पड़ेगी तो हम दे देंगे, समाज की सुरक्षा के लिए व्यक्ति की आहुति देनी पड़ेगी तो हम दे देंगे। इसीलिए आज हम बहुत सारे देशों में मृत्यु दंड तक दिया जाता है, फांसी तक दी जाती है। क्यों? क्योंकि जघन से जघनतम अपराधों में, जघन से जघनतम, क्रूर से क्रूरतम अपराधों में उसको मृत्यु दंड दिया जाता है। मृत्यु दंड सही है कि गलत है, इस पर आप विचार करिएगा। तो हम लोग दंड के सिद्धांत की बात करते हैं। हम लोग देख लिए कि अपराध क्या होता है, अपराधी कौन होता है। अपराध क्या होता है, अपराधी कौन होता है। अपराधी को अपराध के बदले जो शारीरिक मानसिक आर्थिक क्षति पहुंचाई जाती है वही पनिशमेंट होता है। अपराधी को अपराध के बदले जो शारीरिक मानसिक आर्थिक क्षति पहुंचाई जाती है वही दंड होता है। अब दंड देने के 3 सिद्धांत होते हैं। एक होता है आंख के बदले आंख, जिसको प्रतिशोधात्मक बोलते हैं, प्रतिशोधात्मक, रिट्रीब्यूटिव थ्योरी। दूसरा निवारक थ्योरी, और तीसरा रिफॉर्मात्मक थ्योरी, मतलब रिफॉर्मेटिव थ्योरी, सुधारात्मक थ्योरी, रिफॉर्मेटिव। मतलब दंड के 3 सिद्धांत होते हैं। दंड 3 प्रकार से दिया जा सकता है। दोस्तों, मानव एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है, वो परिवार में रहता है, वो घर में रहता है, वो बहुत सारी चीज़ों से एक दूसरे से हम सब जुड़े हुए हैं। एक की गतिविधि दूसरे को प्रभावित करती है, दूसरे की गतिविधि तीसरे को प्रभावित करती है। इसीलिए समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपराध और न्याय, मतलब कि अपराधी ने अगर अपराध किया है, किसी के साथ गलत किया है, तो उसको दूसरे को न्याय मिलना चाहिए। तो न्याय मिलना चाहिए तो कब मिलेगा? जब उसको हम दंड देंगे, जब उसको हम पनिशमेंट देंगे। पनिशमेंट कैसी होगी? हम उसको आर्थिक क्षति पहुंचाएंगे, शारीरिक क्षति पहुंचाएंगे, मानसिक क्षति पहुंचाएंगे। अर्थात उसने मेरे साथ गलत किया तो उसके साथ भी गलत होना चाहिए, या उसने गलत किया है तो वो स्वतंत्र नहीं घूम सकता है। आज आप देखिए तरह तरह से अपराधी अपराध करते हैं। तो क्या वो अपराधी बच जाने चाहिए क्या? जिन्होंने जघन से जघन अपराध किया है, नहीं बचने चाहिए, क्योंकि अगर उनको छोड़ दिया गया तो वो फिर अपराध करेंगे दोस्तों, राइट। 3 थ्योरी होती हैं, 3 दंड के 3 सिद्धांत होते हैं। पहला क्या है? प्रतिशोधात्मक, अर्थात अगर सामने वाले ने आंख फोड़ी है तो उसकी आंख फोड़ दो। इसको बोलते हैं प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। आंख के बदले आंख, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। अगर उसने मेरी एक आंख फोड़ी तो मैं भी उसकी एक आंख फोड़ूंगा, मुझे न्याय मिल गया, मुझे न्याय मिल गया। उसने एक आंख फोड़ी थी, मैं भी एक आंख फोड़ दूंगा उसकी। तो क्या दोस्तों, अगर पहले से ही कोई व्यक्ति एक आंख से अंधा है और उसने इसकी एक आंख फोड़ दी, तो अगर मैं उसकी एक आंख फोड़ूंगा तो फिर तो दोनों आंखों से अंधा हो जाएगा ना। तो क्या इसको जस्टिस कहेंगे? इस पहले को होता है टिट फॉर टैट,
दैट, जैसे को तैसा। उसने एक गाल पे थप्पड़ मारा, मैं भी एक गाल पे थप्पड़ मारूंगा खींच के, मैं भी एक गाल पे उसके खींच के थप्पड़ मारूंगा। इसको बोलते हैं प्रतिशोधात्मक। और दूसरा है निवारात्मक। इसमें भी जो उसने अपराध किया है उससे ज्यादा उसको सजा दी जाएगी। क्यों दी जाएगी? ताकि अपराध करने से अपराधी को रोका जा सके। इसको निवारात्मक भी बोलते हैं, इसलिए इसको निवारक भी बोलते हैं, प्रिवेंटिव भी बोलते हैं। क्योंकि हम आपको इसलिए सजा नहीं दे रहे कि आपने गाय चुराई थी, हम आपको इसलिए सजा दे रहे कि आप दोबारा किसी की ना तो आप गाय चुराए ना कोई दूसरा गाय चुराने के बारे में सोचे। तो इसको बोलते हैं निवारात्मक। की अपराध करने से पहले अपराधी को रोक दिया जाए, उसके मन में भय क्रिएट कर दिया जाए। आज भी आप देखिए तरह तरह से अपराधियों को सजा दी जा रही है ना। कहीं बुलडोजर घूम रहे हैं, कहीं कुछ घूम रहा है, कहीं कुछ घूम रहा है। तो ये देखो क्यों सजा दी जा रही है, क्योंकि अपराधी के मन में कानून का डर होना चाहिए। डर खत्म तो अपराध बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर न्याय नहीं मिल रहा है, एक व्यक्ति ने अपराध कर दिया, खुला घूम रहा है सांड की तरह, जब वो खुला सांड की तरह घूम रहा है तो वो फिर अपराध करेगा। वो बोलेगा काहे को डर, हम काहे को डर भैया, हम तो फिर अपराध करके आए, हमें तो थाने में भी 2 दिन रख पाओ तो हम छूट के चले आए थे, है ना। वो समझ देंगे, हम वो ठीक से समझ देंगे। तो इसको क्या बोलेंगे कि उसको डर ही नहीं है कानून का। तो इसको ना इतनी सजा देनी चाहिए, इतनी सजा देनी चाहिए कि वो अपराध करने से डरे। राइट? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्या दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं। निवारात्मक अब हो गया। क्या हो गया? प्रतिशोधात्मक का मतलब होता है आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, नाक के बदले नाक। हाथ तोड़ा तो मैं हाथ तोड़ दूंगा, लेकिन क्या वास्तव में यह सही है, या आपको विचार करना है। दूसरा है निवारात्मक, अपराध करने से रोक देना, अर्थात जितना उसने अपराध किया है उससे ज्यादा उसको दंड देना। इसको बोलते हैं हम निवारक या निवारणात्मक या प्रिवेंटिव। तीसरा होता है रिफॉर्मेटिव सिद्धांत, अर्थात अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको सुधरने का मौका देना चाहिए। क्यों सुधरने का मौका देना चाहिए? क्योंकि कोई व्यक्ति अपराध करता क्यों है, पहले इसके बारे में तो सोचो। आप दंड की बात क्यों कर रहे हो? कोई व्यक्ति अपराध करता क्यों है, तो इसमें कोई व्यक्ति अपराध करता क्यों है, तो इसमें जो हमारे फ्राइड साहब हैं वो बोलते हैं, मनोचिकित्सक हैं, बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने कहा है कि मन की कुछ इस प्रकार की गतिविधियां उसके अंदर चलती हैं, मानसिक विकार इस प्रकार से उसके अंदर आ जाते हैं कि वो अपराध करता है। तो व्यक्ति को सजा देने की जरूरत, उसको सुधार करने की जरूरत है ना। उसको मानसिक रूप से इतना स्वस्थ कर दो, उसकी इच्छाएं उसके नियंत्रण में रहें, उसकी कामनाएं उसके नियंत्रण में रहें, उसके जो भी लोभ लालच मोह माया जो उसके अंदर आ रहा है उसके नियंत्रण में रहे। तो मन में जो ईड ईगो सुपर ईगो चल रहा है उनके शब्दों के अनुसार, अवचेतन माइंड, चेतन माइंड, अचेतन माइंड, तो इसमें सुधार करने की जरूरत है। तो उसको दंड देने की जरूरत है ना। अगर यहाँ पे विचार सही आएंगे तो अपराध क्यों करेगा? तो फ्राइड साहब बोलते हैं कि अपराधी को अपराध करने से रोकना है तो उसको मानसिक स्वास्थ्य को, मतलब उसको मानसिक रूप से स्वस्थ करो। आज हम लोग योगा की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि योगा क्या है? एक प्रोसेस है अपने आप के मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ करने का। या मन में अच्छे विचार आए, शुद्ध विचार आए, है ना। तो इसको क्या कहेंगे? इसको फ्राइड साहब क्या बोले कि सुधारात्मक। पहले तो व्यक्ति अपराध करता क्यों है उस पर विचार करो। अपराध करने के कारणों को रोक दोगे तो अपराध रुक जाएगा। इसी प्रकार हमारे लाम्ब्रोशो है, वो बोलते हैं कि जैविक क्रियाओं के कारण व्यक्ति अपराध करता है। अरे उसका हार्मोन्स इस प्रकार से डेवलप हुआ है, उसका शरीर इस प्रकार से डेवलप हुआ है, उसके अंदर जो इस प्रकार से वो शरीर उसका बना हुआ है कि वो अपराधी प्रवृत्ति का होगा ही। उसने बहुत अध्ययन किया था, इतने प्रकार की फोटो बनाई थी लाम्ब्रोशो ने, इतने प्रकार के लोगों की फोटो बनाई थी और उसने बताया था कि जो व्यक्ति ऐसे दिखते हैं उनकी नाक कान आंख ऐसे होंगे तो वो अपराधी प्रवृत्ति के होंगे। उसने देख करके बता देता था कि ये व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति का होगा कि नहीं। तो वो शरीर के ढांचे को देख करके बता देता था कि ये व्यक्ति अपराधी होगा कि नहीं होगा, या अपराध करेगा कि नहीं करेगा। तो बताओ, लाम्ब्रोशो बोल रहा है कि जैविक कारण है, बायोलॉजिकल रीजन डिफाइंड, मतलब कि बायोलॉजिकल रीजन के कारण कोई व्यक्ति अपराध करता है। फ्राइड बोल रहा है कि कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है तो उसके पीछे रीजन है, उसका मानसिक विकास कैसा हुआ है, उसके मन में विचार कैसे आ रहे हैं, उसके मन में चल क्या रहा है, उसके मन में किस किस प्रकार के थॉट आ रहे हैं। तो ये कौन बोल रहा है? फ्राइड बोल रहा है। मार्क्स बोल रहा है गरीबी के कारण अपराध करता है। मार्क्स कम है क्या? मार्क्सवादी जो मार्क्स है हमारे, वो बोलते हैं कि गरीबी है, भूखमरी है, कुपोषण है, बीमारी है, लाचारी है, इसके कारण व्यक्ति अपराध करता है। अब बताओ, है नहीं या खाएं, मतलब कि वो कहते हैं ना एक काम, मतलब कि जब भूखे पेट भजन ना हो गोपाला ते ले ले अपनी कंठी माला। भैया जब खाएंगे नहीं है, आदमी के पास बेरोजगार बैठे हुए है, उनको पेट नहीं भर रहा, तो अगर कोई व्यक्ति भूख के मारे रोटी चुरा रहा है तो उसको आप क्या कहेंगे? भूखा है, 4 दिन से खाना नहीं मिला और वो समोसा लेके भाग रहा है दुकान से, उसको क्या कहेंगे? तो ये मार्क्स बोलता है कि गरीबी के कारण, वंचना के कारण, अपनी आर्थिक स्थिति के कारण व्यक्ति अपराध करता है ना। जब उसको कुछ काम नहीं मिलता, वो दूसरे व्यक्ति को देखता है कि ये समृद्ध है, ये तरह तरह की इच्छाओं को पूरा करता है, मैं जाकर के यहाँ पड़ा हुआ हूँ, मैं अपनी इच्छाओं को ही पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर उसको वो दिखाई देता है कि मुझे जो रास्ता दिखाई देगा अपने आप को पेट पालने के लिए, अपने घर परिवार को चलाने के लिए, मैं वैसा ही करूंगा। तो फिर इससे किस कारण ये व्यक्ति अपराध करता है?
क्योंकि अगर सभी की सभी चीजें उपलब्ध हो जाएं, फिर ऐसा तो नहीं है कि समृद्ध लोग अपराध नहीं करते हैं। एक में एक अच्छे अमीर आदमी, एक में एक अच्छे अमीर व्यक्ति भी मतलब कि उनकी अपराध करना उनकी मनोवृत्ति हो जाती है और वो अपराध करते हैं कि नहीं करते हैं, जबकि वो अच्छा खासा पैसा होता है उनके पास, लेकिन उनका शौक होता है अपराध करना। होता है कि नहीं होता है दोस्तों? आप लोग जितनी भी हम बातें कर रहे हैं, आप लोग अपने अनुभवों के अनुसार सोचिएगा। तो मार्क्स बोल रहा है कि गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी व्यक्ति को अपराध करने के लिए प्रेरित करती है। फ्रायड बोल रहा है, फ्रायड साहब बोल रहे हैं कि ये जो व्यक्ति अपराध कर रहा है मानसिक स्थिति के कारण कर रहा है, और लोम्ब्रोसो साहब बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति अपराध कर रहा है ये कर रहा है बायोलॉजिकल रीजन के कारण, कि उसका शरीर इस प्रकार से डेवलप हुआ है कि शरीर की कुछ जरूरतें हैं वो उसको पूरी करेगा, वो चाहे जैसे पूरी करेगा, है ना, वो चाहे उसको नैतिक तरीके से करेगा, कानूनी तरीके से करेगा, चाहे फिर अनैतिक तरीके से करेगा, गैर कानूनी तरीके से करेगा। क्लियर दोस्तों? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब हम देखते हैं 3 प्रकार देखे हमने, दंड के 3 सिद्धांत देखे। प्रतिशोधात्मक, आंख के बदले आंख। निवारात्मक, जो अपराध किया उससे ज्यादा दंड दो ताकि अपराध करने से व्यक्ति रुक जाए। तीसरा सुधारात्मक। अब इसको सपोर्ट करने वाले कौन कौन से हैं? सुधारात्मक को सपोर्ट करने वाले कौन है? सुधारात्मक को सपोर्ट करने वाले हमारे गांधी जी हैं, है ना, बेंथम साहब है, उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया था, लोम्ब्रोसो साहब है, फ्रायड है, और ये अपने मार्क्स है कि इन्होंने कहा है कि स्थिति कारण को हटा दो तो व्यक्ति अपराध क्यों करेगा, कारण की वजह से अपराध कर रहा है। तो ये सुधारात्मक है कि व्यक्ति को जब आप जीवन दे नहीं सकते तो किसी का जीवन लेने के पास आपका क्या अधिकार है? आप किसी को जीवन दे सकते हैं क्या? तो जब जीवन नहीं दे सकते तो उसका जीवन लेने के पास आपको राइट किसने दे दिया? किसने कहा कि उसको मृत्युदंड दे दो? किसने कहा कि उसको 20 साल तक जेल में रखो? तुम किसने कहा? किसने ऐसा नियम बना दिया है? तो इसको बोलते हैं कि नहीं, व्यक्ति अपराध करता है तो उसको सुधरने का अवसर देना चाहिए, सुधार गृह में रखना चाहिए। और अच्छे अच्छे लोग जो सुधार गृह में गए हैं, बहुत अच्छे अच्छे व्यक्ति बन करके निकले। लेकिन दोस्तों कुछ लोग मूल प्रवृत्ति ही उनकी अपराधीपन की होती है। उनको चाहे 10 साल तुम सुधार गृह में रख लो, जितनी नैतिकता की बात कर लो, जितनी अच्छी अच्छी बातें कर लो, वो जब निकलेंगे तो कामनी प्रवृत्ति से ही निकलेंगे। वो जब निकलेंगे तो वैसे ही अपराधी प्रवृत्ति से ही निकलेंगे, है ना। तो फिर ऐसे व्यक्तियों का क्या? यहाँ तो मनोविज्ञान भी फेल हो जाता है कि यार ये तो हम लोग तो सोच रहे थे व्यक्ति बिल्कुल सुधर गया है, इसमें इतनी नैतिकता आ गई, इसमें इतनी सज्जनता आ गई, इसमें इतना सब कुछ आ गया, और मौका मिला तो इसने अपराध कर दिया। तो इस स्थिति में क्या करेंगे? वहां तो मनोविज्ञान भी फेल हो जा रहा है। तो सुधारात्मक सिद्धांत में गांधी जी बोलते हैं कि पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। अपराध से नफरत करो, अपराधी से नहीं। अपराध मत करो, अपराधी व्यक्ति है, अपराधी व्यक्ति है, तो आप अपराध से नफरत कर सकते हैं, अपराधी से नफरत मत करो। तो दोस्तों ये अपराध है, ये हमारा पनिशमेंट का सिद्धांत है, जो 3 सिद्धांत हैं जिनको हमने देखे। आंख के बदले आंख, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। और पाप और अपराध क्या होता है इस पर डिस्कशन कर लिए कि पाप की सजा ईश्वर देता है, अपराध की सजा न्याय व्यवस्था देती है। हमारी न्याय व्यवस्था पूरी जुडिशियरी है, किसी दिन हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला न्यायालय से सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तीनों न्यायालय की एक साथ बात कर लेंगे। उस कंसेप्ट पे हम लोग बात कर लेंगे। आज हम लोगों ने ये देखा, आई थिंक मुझे लग रहा है कि सारी चीजें हो गई हैं, है ना। सारी चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं। अपराध क्या होता है, पाप क्या होता है, अपराध और मतलब पनिशमेंट के सिद्धांत क्या होते हैं। उसको रिफॉर्मेटिव सिद्धांत होता है कि व्यक्ति को सुधार गृह में भेजा जाना चाहिए, उसको सुधरने का मौका देना चाहिए। और कुकृत से कृत मतलब जघन्य से जघन्य अपराधों में उसको मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। बहुत सारे देश, वर्ल्ड के बहुत सारे देश मृत्युदंड देते हैं। तो मृत्युदंड एक पनिशमेंट जो है, कैपिटल पनिशमेंट है, वो तो आप विचार करिएगा कि मृत्युदंड कितना सही है, क्योंकि व्यक्ति का जीवन चला जाता है। लेकिन जो वो अपराध किया है वो भी कम अपराध नहीं किया, उसकी वजह से 10 लोगों की जान चली गई, 20 लोगों की जान चली गई, 50 लोगों की जान चली गई, पूरा का पूरा घर परिवार हो गया। तो इस प्रकार के व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए। तो एक तो सुधारात्मक है, प्रतिशोधात्मक है कि निवारात्मक है। ये दंड के 3 सिद्धांत हैं जिनको हम सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी में पढ़ते हैं, सामाजिक राजनीतिक दर्शन में पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसको मस्त अपने अनुभवों के अनुसार देखिएगा, अनुभव के अनुसार सोचिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच।